बेटा जी, ओ बेटा जी। बच्चों ये है हमारा लेक्चर 225 और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 8 एनसीईआरटी के अंदर अ शर्ट इन द मार्केट। सो ये था हमारे सिविक्स के अंदर चैप्टर एंड हमने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इसके बैक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। So this is lecture 225. So this is our chapter 8 shirt in the market. ये मैं अभी ये जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी वो पेज नंबर 93 के हैं. सो दिस इज पेज 93. सो पेज नंबर 93 पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन. सो हम पहले ये पेज 93 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन 1. डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन? क्या स्वप्ना को कॉटन पे अच्छे दाम मिले? सो दिस इज अवर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93. क्या स्वप्ना को फेयर प्राइस मिला, कॉटन का अच्छा प्राइस मिला? सो आंसर इज नो. स्वप्ना डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन. द लोकल ट्रेडर पेड हर लो प्राइस. नहीं, सपना को फेयर प्राइस नहीं मिला कॉटन पे. जो लोकल ट्रेडर था उसने उसको कम दाम दिए. सो ये स्वप्ना को फेयर प्राइस मतलब जो दाम मिलना चाहिए था, क्या वो मिला? नहीं मिला. क्वेश्चन 2. वाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना अ लो प्राइस? ट्रेडर ने स्वप्ना को कम दाम क्यों दिया? सो द ट्रेडर हैड लेंट स्वप्ना. आंसर, द ट्रेडर हैड लेंट स्वप्ना. लेंट मतलब उधार देना. ट्रेडर ने स्वप्ना को उधार दिए थे पैसे शुरुआत में, जब क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत थी तब उसे पैसे उधार दिए थे. एक कंडीशन पे दिए थे कि भाई वो कॉटन सेल करेगी उसको, ठीक है, वो कॉटन उसी को ही सेल करेगी. सो जो स्वप्ना थी वो उसके ग्रिप में आ गई, मतलब उसके कब्जे में ही आ गई जैसे. सो ट्रेडर ने फायदा उठाया सिचुएशन का और उसको कम प्राइस दिया. ठीक है, क्यों? तो स्वप्ना में उधार लिए थे, लेंट लिए थे पैसे उससे, और इसकी वजह से वो उसके कब्जे में आ गई, उसको कॉटन उसी को बेचनी पड़ी. क्वेश्चन 3. वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन? हाउ इज देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना? सो आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं अपनी कॉटन कहाँ बेचेंगे? जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं अपनी कॉटन कहाँ बेचेंगे और उनकी जो सिचुएशन है स्वप्ना से डिफरेंट कैसे है? सो बड़े बड़े फार्मर्स कहाँ बेचेंगे? सो जो लार्ज फार्मर्स हैं वुड सेल देयर कॉटन इन द मार्केट. जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं कॉटन मार्केट में बेचेंगे और इनकी सिचुएशन डिफरेंट है स्वप्ना से. अनलाइक स्वप्ना, मतलब स्वप्ना थी जैसे वैसे, दे क्रू कॉटन ऑन देयर ओन एंड देयरफॉर दे आर फ्री टू सेल देम एनीवेयर दे विश. सो स्वप्ना जैसे नहीं, वो कॉटन अपने खुद से उगाते हैं और इसलिए वो कहीं पे भी अपना कॉटन बेच देते हैं जहां उन्हें बेचना है. सो लार्ज फार्मर्स जो बड़े फार्मर्स हैं वो स्वप्ना से बेटर कंडीशन में है. स्वप्ना एक छोटी फार्मर है. सो जो लार्ज फार्मर हैं वो अपना जो कॉटन है वो मार्केट में बेच देते हैं. उनकी सिचुएशन डिफरेंट है स्वप्ना से. अनलाइक स्वप्ना, दे क्रू कॉटन ऑन देयर ओन, खुद से कॉटन उगाते हैं और इसलिए वो एनीवेयर जहां बेचना चाहे वो बेच सकते हैं कॉटन. क्वेश्चन 4. What are the following people doing at the Erode cloth market? Merchants, weapons, weavers, exporters. So merchants Erode cloth market में क्या करते हैं, weavers क्या करते हैं और exporters क्या करते हैं? So तीनों के बारे में बताना है आपको कि भाई Erode cloth market में merchants क्या करते हैं, weavers क्या करते हैं, exporters क्या करते हैं. So मर्चेंट्स क्या करते हैं? मर्चेंट्स दे सप्लाई क्लोथ ऑन. ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ही है ये क्वेश्चन भी. सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर आप इसका सॉल्यूशन भी देख लेना. सो ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर है पेज नंबर 95 पे. ठीक है, जो नई एडिशन है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ. जिनकी पुरानी एडिशन होगी उनका मेरे ख्याल से 104, 105, 105, 106 वैसा पेज होगा. लेटेस्ट एडिशन वालों में ये है. ठीक है, सो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें. व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल डूइंग एट इरोड क्लोथ मार्केट? मर्चेंट्स, वीवर्स, एक्सपोर्टर. ठीक है, सो इसके बाद इन व्हाट वे आर वीवर्स डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स. ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग. सो
ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मर्चेंट्स क्या करते हैं? सो दे सप्लाई क्लोथ टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। मर्चेंट्स जो होते हैं वो कपड़ा बेचते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, कपड़े बनाने वालों को, और एक्सपोर्टर्स को। दे परचेज द यार्न, वो धागा खरीदते हैं, एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज टू बी मेड। सो वो धागा खरीद के वीवर्स को बताते हैं कि कौन सा क्लोथ बनेगा। फिर वीवर्स के बारे में लिखेंगे। वीवर्स दे मेक क्लोथ एंड ब्रिंग दिस टू द एरोड क्लोथ मार्केट फॉर सेल। दे ऑल्सो मेक क्लोथ ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। सो वीवर्स क्या है? वीवर्स कपड़ा बनाते हैं और वो उसको इरोड क्लोथ मार्केट में लाते हैं बेचने के लिए, और वो क्लोथ बनाते हैं मर्चेंट से ऑर्डर लेके भी। एक्सपोर्टर्स दे यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट्स टू एक्सपोर्ट देम टू फॉरेन बायर्स। सो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं? क्लोथ बनाते हैं शर्ट्स बनाने के लिए। सो वो क्लोथ दे यूज द क्लोथ यूज करते हैं शर्ट्स बनाने के लिए, और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन बायर्स को। ठीक है। सो मर्चेंट्स का काम क्या है? ऑर्डर पे जो है वो क्लोथ देता है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, और वो धागा खरीदते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वीवर्स को अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज टू बी मेड। वीवर्स हैं, वीवर्स जो हैं क्लोथ बनाते हैं और वो इरोड के क्लोथ मार्केट में लाते हैं सेल के लिए। सो दे ऑल्सो मेक क्लोथ ऑन, सो ऑर्डर पे भी बनाते हैं। एक्सपोर्टर्स है, दे यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट्स टू एक्सपोर्ट देम टू फॉरेन बायर्स। सो वो कपड़ा यूज करते हैं शर्ट्स बनाने के लिए फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज आर वीवर्स डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स? किन तरह से जो वीवर्स हैं क्लोथ मर्चेंट्स पे डिपेंडेंट हैं? सो वीवर्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। सो वीवर्स जो हैं डिपेंडेंट हैं क्लोथ मर्चेंट्स पे कच्चे माल के लिए एंड मार्केट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज आर वीवर्स डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स? वीवर्स जो हैं क्लोथ मर्चेंट्स पे कैसे डिपेंडेंट हैं? सो वीवर्स कैसे डिपेंडेंट हैं? वीवर्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। कच्चे माल के लिए और मार्केट के लिए वो क्लोथ मर्चेंट पे ही डिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वीवर्स, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, पेज नंबर 96 पे। सो 96 पेज पे ये रहे आपके 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3। ठीक है। सो फिर 97 पे भी 2 क्वेश्चन हैं। सो हम ये सब डिस्कस कर लेते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। If the weavers were to buy yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more. Do you think this is possible? How? Discuss. Suppose weavers खुद धागा खरीदते और खुद कपड़ा बेचते बना के। सो आप बताओ, मतलब उस टाइम अगर वो ऐसा करते, खुद खरीदते खुद बेचते, तो 3 गुना ज़्यादा कमाते। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? अगर है तो इसको डिस्कस करो भाई। अगर वीवर जो है खुद धागा लेगा, खुद बना के कपड़ा बेचेगा मार्केट में, उसको 3 गुना 3 टाइम्स फायदा होगा। सो इन सच ए सिचुएशन वीवर्स वुड डेफिनेटली अर्न मोर। ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही कमाएंगे। दे वुड बाय यार्न एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। वो धागा एकदम कम दाम में खरीदेंगे वीवर्स, एंड वुड सेल क्लोथ एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। और फिर जो कपड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचेंगे। दे वुड सिलेक्ट द मार्केट ऑफ देयर चॉइस फॉर बेटर प्राइस। तो जहाँ उनको ज़्यादा दाम मिलेगा वो वहाँ बेचेंगे। सो हाँ, जो वीवर्स हैं वो 3 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा कमा सकते हैं। क्वेश्चन 7 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ कोऑपरेटिव्स इन योर एरिया। आपके एरिया में आपने कोऑपरेटिव्स के बारे में सुना होगा। इफ इट कुड बी इन मिल्क, प्रोविजंस, पैडी एक्सेट्रा। सो दूध बेचने में कोऑपरेटिव हो सकते हैं, प्रोविजंस किराना बेचने में, पैडी बेचने में, इन सब में कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। फाइंड आउट फॉर हुज बेनिफिट दे वर सेट अप। बताओ किसके फायदे के लिए कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं। सो कोऑपरेटिव्स क्यों बनाए जाते हैं? सो दे वर सेट अप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु वर इन वांट ऑफ कैपिटल। सो ये कोऑपरेटिव्स उनके लिए बनाए गए हैं, फॉर द बेनिफिट, उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं जिनको हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। सो ये कोऑपरेटिव्स उन्हीं को पैसा देते हैं।
ठीक है। सो दे वर सेट अप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु वर इन वांट ऑफ कैपिटल, जिसे पैसे की जरूरत है, ये उनके लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिमांड्स फॉरेन बायर्स मेक ऑन गारमेंट एक्सपोर्टर्स, व्हाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर्स एग्री टू दिस डिमांड्स। सो जो फॉरेन बायर्स हैं, जो फॉरेन से आते हैं, वो कौन सी डिमांड्स रखते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स पे। सो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं मान क्यों जाते हैं, सो दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर्स, कम से कम दाम ये लोग डिमांड करते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर से। दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। सो ये लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, भाई ये क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब। एंड टाइमली डिलीवरी, और उनके कहते भी हैं कि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डेल्ट इन स्ट्रिक्टली। सो अगर कोई समझो कोई डिफेक्ट आया कपड़े में या उन्होंने देर कर दी, सो ये लोग कोई बड़ा एक्शन लेंगे, ठीक है। सो ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं इतना डरा के बैठे हैं, जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स को डरा के बैठे हैं फॉरेन बायर्स। तो फॉरेन बायर्स को इतना डरा के, फॉरेन बायर्स किसको डरा के बैठे हैं, हमारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स को। सो द गारमेंट एक्सपोर्टर्स एग्री टू दिस डिमांड्स बिकॉज दे आर एबल टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इवन आफ्टर दैट। सो ये लोग सब इनका मानते हैं जो हमारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्हें फायदा होता है, उनका बहुत से ज्यादा बहुत कपड़ा बिकता है, सो इसलिए वो सहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गारमेंट एक्सपोर्टर्स मीट द कंडीशन सेट बाय द फॉरेन बायर्स। सो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जो कपड़ा बेचने वाले हैं, वो फॉरेन बायर्स की कंडीशंस को पूरा कैसे करते हैं। जैसे फॉरेन बायर्स बोलते हैं डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो आंसर, द गारमेंट एक्सपोर्टर कट कॉस्ट, दे गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस। तो क्या करते हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स, वो कॉस्ट काटते रहते, कॉस्ट कटिंग करते हैं, और वो वर्कर से ज़्यादा काम लेते हैं और कम से कम पगारें देते हैं। सो लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मोर वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री डिस्कस। तो हमने जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री या कोई भी गारमेंट फैक्ट्री, तो उसमें औरतें ही औरतें क्यों होती हैं, औरतें ज़्यादा एम्प्लॉयड या औरतें ज़्यादा नौकरियां क्यों करती हैं। So more women are employed in the garment factory, Impex garment factory, because they agree to work even at the lowest possible wages. क्योंकि वो मान जाती हैं काम करने पे, औरतें हैं तो कहती हैं कम सैलरी दोगे तो भी हम काम कर लेंगी। So 11th number, compare the earnings per shirt of the worker in the garment factory, the garment exporter and the business person in the market abroad. What do you find? तो औरतों को क्यों रखा जाता है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में, जो कपड़ों की फैक्ट्री में औरतों को इसलिए रखा जाता है। सो मोर वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री बिकॉज दे एग्री टू वर्क इवन एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस, क्योंकि वो मान जाती हैं कम से कम सैलरी पे भी काम करने में, इसलिए औरतों को रखा जाता है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में। सो कंपेयर द अर्निंग्स 11th नंबर, नेक्स्ट सॉरी, जो कि आपके आगे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में होगा। Compare the earnings per shirt of the worker in the garment factory, the garment exporter and the business person in the market abroad. What do you find? सबकी अर्निंग, सब कौन कितना कितना कमाता है वो कैलकुलेट करो। सो वर्कर कितना कमाता है एक गारमेंट फैक्ट्री में, सो और गारमेंट एक्सपोर्टर कितना कमाता है, बिजनेस पर्सन कितना कमाता है। सो जो बिजनेस पर्सन है, जो बाहर जो फॉरेनर है, वो कितना कमाता है, वो उसका प्रॉफिट है 600 ऑन 1 शर्ट। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसका प्रॉफिट है ₹100 ऑन 1 शर्ट। और जो वर्कर्स अर्निंग है वो सिर्फ ₹15 पर शर्ट कमाता है, ठीक है। सो प्रॉफिट मतलब बिजनेस, जो बिजनेस करता है बड़ा बिजनेसमैन है, उसका ₹600 प्रॉफिट है एक शर्ट पे, गारमेंट एक्सपोर्टर का ₹100, और वर्कर की तो खाली कमाई कितनी है, 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए एक शर्ट की कमाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस दैट द बिजनेस पर्सन इज एबल टू मेक ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। ये जो बड़े बड़े मॉल्स वाले होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं मार्केट के अंदर।
So there are various reasons why business person is able to make huge profit in the market. So बहुत सारे कारण हैं कि जो business person है बहुत ज़्यादा तगड़ा profit कमा पाते हैं market में. Some of them are given below. So first is he sells his shirts to people belonging to high income group. So ये क्या करते हैं, ये जो है शर्ट बेचते हैं उन लोगों को जो जिनकी इनकम ज़्यादा है. So he sells his shirts to people belonging to high income group. नेक्स्ट है ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स एवरी डे. सो ये रोज के रोज बहुत सारी शर्ट्स बेचते हैं. सो ये जो अमीर लोग बिजनेस पर्सन होते हैं क्यों इतना सारा पैसा कमा पाते हैं? सो अमीरों को बेचते हैं क्योंकि मॉल्स में बिकता है तो अमीरों को बिकता है. सो और दूसरा बहुत ज़्यादा बिकता है, मतलब बहुत ज़्यादा होलसेल में शर्ट्स बेचते हैं, बहुत ज़्यादा बिक जाती हैं. So third point, he knows the way how to get work done by the garment exporters at the lowest possible price. तो उनको पता होता है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को कि गारमेंट एक्सपोर्टर से कैसे काम कराना है, वो भी कम दामों पे. सो इन तीन कारणों के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं. सो इसी के साथ टेक्स्ट बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस पूरे हुए. हम अभी टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज कौन सी है? सो टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 101 पे. सो दिस इज पेज नंबर 101 और हम करेंगे अब इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस. ठीक है. सो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन 1. सो बच्चों बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल कॉटन मार्केट. स्वप्ना ट्रेडर के पास क्यों गई कॉटन बेचने, क्यों वो मार्केट में क्यों नहीं गई, कुरनूल का जो मेन कॉटन मार्केट था वहां क्यों नहीं गई, क्यों वो ट्रेडर के पास गई, साहूकार के पास क्यों गई. सो आंसर, स्वप्ना हैड बोरोड मनी फ्रॉम लोकल ट्रेडर एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन. सो स्वप्ना ने पैसे उधार लिए थे लोकल ट्रेडर से जब क्रॉपिंग सीजन चालू हुई थी उस टाइम. सो लोकल ट्रेडर ने स्वप्ना को उधार दिए थे जितने पैसे उसे चाहिए थी, पर एक कंडीशन थी कि वो उसकी कॉटन, जब वो कॉटन उगाएगी तो वो कॉटन वो साहूकार को ट्रेडर को ही बेचेगी. सो स्वप्ना के पास कोई और तरीका नहीं था एक्सेप्ट सेलिंग द कॉटन टू द सेम ट्रेडर. सो उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि वो ये जो कॉटन है उसी ट्रेडर को बेचे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री. डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील. सो आप कंडीशंस बताओ एम्प्लॉयमेंट की, भाई जो रोजगार की कंडीशंस कैसी हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज क्या हैं, वेजेस क्या हैं गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्रीज में. जो गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री हैं सो इनका मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस और वेजेस क्या हैं. सो क्या आपको लगता है वर्कर्स को एक फेयर डील मिलेगा, मतलब वर्कर्स को एक सही दाम मिलेगा. सो आंसर, द वर्कर्स वर्क इन अनहाइजीनिक कंडीशंस. जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल ही असुरक्षित वातावरण में काम करते हैं या अस्वस्थ. अनहाइजीनिक मतलब बिल्कुल भी क्लीन नहीं, ऐसे अनहेल्दी टाइप एनवायरनमेंट में. देयर वर्किंग आवर इज ऑल्सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक इनसे काम लिया जाता है. दैट इज 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे इन लोग से काम लिया जाता है. दे डोंट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, कुछ जॉब का सिक्योरिटी नहीं, मतलब जॉब रहेगी नहीं रहेगी कभी भी निकाल दिया जाता है. दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम, कभी भी जॉब से निकाल देंगे. सो आई डोंट थिंक दैट दीज वर्कर्स गेट अ फेयर डील. सो मुझे लगता है इन वर्कर्स को कुछ सही नहीं मिलता, मतलब कुछ अच्छा नहीं मिलता. दे आर एक्सप्लॉयटेड एट एवरी स्टेप, कदम कदम पे इनका फायदा उठाया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3, think of something common that we use. It could be sugar, tea, milk, pen, paper, pencil, etc. Discuss through what chains of market this reaches you. Can you think of people that help in the production of trade? So आप कोई चीज़ सोचो भाई, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे शुगर, कुछ एग्जाम्पल लो, जैसे शुगर है. सो ये जो शुगर है वो आप तक कैसे पहुंचती है, शुगर चीनी आप तक कैसे पहुंचती है. सो आंसर, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर, हम शुगर का एग्जाम्पल लेंगे. सो कैसे आप तक पहुंचती है. सो फार्मर्स ग्रो शुगर केन, सबसे पहले फार्मर खेती करते हैं शुगर केन की, गन्ने की खेती करते हैं. आफ्टर द हार्वेस्ट इज रेडी दे सेल इट टू द शुगर मिल ओनर्स
हु विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स प्रोड्यूस शुगर। सो जो फार्मर्स हैं वो गन्ने की खेती करते हैं और काटने के बाद आफ्टर द हार्वेस्ट इज रेडी, फसल कटने के बाद दे सेल इट टू द शुगर मिल ओनर्स। सो इसे किसे बेच देते हैं? गन्ने के जो ओनर्स होते हैं, गन्ने के व्यापारी हैं, उनको बेच देते हैं। हु विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स प्रोड्यूस शुगर। सो ये गन्ने के व्यापारी गन्ने में से शुगर निकालते हैं। द होलसेल ट्रेडर्स बाय द शुगर इन बल्क। सो जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो इस शुगर को इकट्ठा ले लेते हैं। हु देन सेल इट टू द रिटेलर्स। तो आगे जाके इसे रिटेलर्स को बेचा जाता है, छोटे छोटे दुकानदारों को। सो वी एज कंज्यूमर्स गेट शुगर फ्रॉम दिस रिटेलर्स। तो हम इन छोटे छोटे दुकानदारों से जाके शुगर ले आते हैं। दस अ चेन ऑफ मार्केट इज क्रिएटेड विच कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। सो एक चेन बनता है मार्केट का। सो देखो, सबसे पहले फार्मर उगाता है शुगर केन। सो शुगर केन शुगर मिल के ओनर को बेचता है, फिर वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर मतलब शुगर बना के रिटेलर को बेचता है और फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ठीक है। सो शुगर मिल्स ओनर शुगर बना के होलसेलर को, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। सो पीपल हु हेल्प इन द प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ शुगर आर फार्मर्स। सो जो लोग शुगर और शुगर ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं वो फार्मर्स होते हैं। शुगर मिल ओनर्स, वर्क लेबरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड फाइनली कंज्यूमर्स। सो इस तरह से ये पूरी चेन चलती है। क्वेश्चन 4, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन अलॉन्ग साइड। सो साइड में जो दिए गए स्टेटमेंट्स, अरेंज द स्टेटमेंट्स alongside in the correct order and then fill the numbers in the cotton balls accordingly. So यह numbers भरने हैं आपको arrangement के हिसाब से। First to have already done for you. So बच्चों यहाँ पे ये 9 चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट है स्वप्ना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर। सो सबसे पहले सपना ट्रेडर को अपनी कॉटन बेचती है। सो ये फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले वो होता है। इसके बाद ट्रेडर सेल कॉटन टू द जिनिंग मिल। सो जो ट्रेडर है सपना से जो कॉटन मिलती है उसे जिनिंग मिल में बेच देता है। जिनिंग मिल क्या होती है? जिनिंग मिल एक फैक्ट्री होती है जिसमें से जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें से सीड्स निकाल दिए जाते हैं और फिर कॉटन प्रेस करी जाती है ताकि वो उससे थ्रेड बनाई जा सके। सो कॉटन से थ्रेड बनाई जाती है जिनिंग मिल्स में। सो उसे जिनिंग मिल्स में बेचा जाता है ट्रेडर द्वारा। इसके बाद जिनिंग मिल क्या करती है? जिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बेल्स। बेल्स मतलब दोरियां दोरियां बना देती है। सो जिनिंग मिल इसे क्लीन करती है और फिर बेल बनाती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न लीडर्स। सो ये कॉटन स्पिनिंग मिल वाले खरीद लेते हैं और जो धागा है वो धागे वाले व्यापारियों को बेच देते हैं। सो कॉटन कौन खरीदता है? स्पिनिंग मिल वाले और धागा बेच देते हैं यार्न व्यापारियों को, यार्न टू द। सो 7th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या होता है? यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स। सो ये जो धागे के व्यापारी हैं या मर्चेंट्स हैं वो धागा किसे देते हैं? वीवर्स को बेच देते हैं। सो फिर नेक्स्ट है वीवर्स रिटर्न विद द क्लोथ। सो वीवर्स क्या करते हैं? वीवर्स को फिर कपड़ा बना के वापस करना होता है। सो वीवर्स कपड़ा बना के वापस करते हैं। वीवर्स रिटर्न विद द क्लोथ, 8th नंबर। इसके बाद क्या होता है? जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, 4th नंबर। गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लोथ फ्रॉम द मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट्स। सो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं वो इन मर्चेंट से शर्ट्स खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं शर्ट्स बनाने के लिए। सो 4th नंबर। इसके बाद नेक्स्ट, द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए। सो जो एक्सपोर्टर है वही शर्ट्स कहाँ बेच देता है? यूएसए में, अमेरिका में बेच देता है। फिर नेक्स्ट लास्ट में कौन खरीदता है? सो कस्टमर्स बाय दी शर्ट्स इन अ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में जाके ये शर्ट्स खरीद लेते हैं कस्टमर्स।
सो दिस इज सेकेंड नंबर। सो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पे इसे हमें अरेंज करना था कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। सो इसी के साथ ही हमारी बैक एक्सरसाइज भी होती है पूरी। सो बैक एक्सरसाइज के बाद अब हम करेंगे फाइनली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व, वो भी आपके एनसीईआरटी के प्रॉपर नहीं है। एनसीईआरटी में से जो हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये जो पीछे वाले डिस्कस किए वो लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर। सो बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हमारे और ये भी लिखने हैं आपको नोटबुक के अंदर। सो सबसे फर्स्ट नंबर है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स। अगर कॉटन का मुझे कल्टीवेशन करना है, कॉटन उगाना है, तो मुझे क्या क्या चाहिएगा? ए फर्टिलाइजर्स, बी पेस्टिसाइड्स, सी सीड्स या डी ऑल ऑफ द अबव। सो मुझे कॉटन उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, सीड्स भी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सेकेंड, द पुटिंग आउट सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बिटवीन। ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है, जो हमने नाम पढ़ा पुटिंग आउट सिस्टम, सो ये किस किस के बीच में होता है? इज एन अरेंजमेंट बिटवीन ए वीवर्स एंड मर्चेंट्स, वीवर्स और मर्चेंट्स के बीच में, बी वीवर्स एंड गारमेंट एक्सपोर्टर्स, सी वीवर्स एंड फॉरेन बिजनेसमैन या डी नन ऑफ द अबव। सो ये पुटिंग आउट सिस्टम किसके बीच में होता है? वीवर्स और मर्चेंट्स के बीच में, साहूकारों के बीच और वीवर्स के बीच में। सो वीवर्स को ये लोग धागा देते हैं और ये लोग धागे से कपड़ा बना के देते हैं। सो ये किसके पुटिंग आउट सिस्टम वही होता है जो कि वीवर्स और मर्चेंट्स के बीच होता है। थर्ड नंबर, वुमेन्स आर एम्प्लॉयड इन द कार्बन फैक्ट्रीज फॉर। सो औरतों को क्यों रखा जाता है, कपड़ों की फैक्ट्रियों पर क्यों रखा जाता है? थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरन एंड पैकेजिंग, ऑल ऑफ दिस। सो औरतों को क्यों रखा जाता है गारमेंट फैक्ट्री? थ्रेड कटिंग मतलब धागे काटना, बटन लगाना, आयरन करना, पैकिंग करना या सब कुछ। सो यस, ये सब काम औरतों द्वारा कराए जाते हैं। डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है वीवर्स कोऑपरेटिव्स आर हेल्पफुल टू द वीवर्स दे ब्लैंक। सो जो ये वीवर्स के कोऑपरेटिव होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं वीवर्स के। सो वीवर कोऑपरेटिव से हेल्पफुल होते हैं वीवर्स के। दे गिव लोन टू द वीवर्स, वो लोन देते हैं वीवर्स को। दे गिव रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल भी देते हैं वीवर्स को। दे प्रोवाइड मिड डे मील टू द वीवर्स, वीवर्स को मील भी देते हैं। या डी नन ऑफ द अबव। सो वीवर कोऑपरेटिव्स वीवर्स को कैसे मदद करते हैं? सो वीवर कोऑपरेटिव्स वीवर्स को दे गिव लोन, दे गिव रॉ मटेरियल, दे प्रोवाइड मिड डे मील, नन ऑफ द अबव। सो क्या करते हैं ये? सो वीवर कोऑपरेटिव कैसे मदद करते हैं वीवर्स की? दे गिव रॉ मटेरियल्स टू द वीवर्स। तो ये कच्चा माल देते हैं वीवर्स को। सो इस तरह से ये वीवर्स की मदद करते हैं। सो लास्ट है फिफ्थ, स्वप्ना सोल्ड हर कॉटन एट अ ब्लैंक। सो स्वप्ना ने अपनी जो कॉटन है ए लो प्राइस पे कम दाम में बेची, बी हाई रेट ज़्यादा प्राइस पे बेची, सी मॉडरेट प्राइस ठीक ठीक दाम पे, या डी बहुत अच्छे दाम पे। सो स्वप्ना ने अपनी कॉटन लो प्राइस पे बेची। सो आंसर इज ए, कम दाम में बेची। सो अब हम देखते हैं एमसीक्यूज पूरे हुए। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ देखेंगे। फर्स्ट, ब्लैंक परचेज द यार्न एंड गिव इट टू द वीवर्स हु ब्लैंक देम द क्लोथ। सो यार्न कौन खरीदता है और फिर वीवर्स को देता है? सो यार्न कौन खरीदता है? मर्चेंट्स खरीदते हैं। कौन? मर्चेंट्स। सो यहाँ आंसर आएगा मर्चेंट्स। सो धागा मर्चेंट्स खरीदते हैं और वीवर्स को देते हैं। हु ब्लैंक देम द क्लोथ। सो हु सप्लाई देम, उन्हें सप्लाई करता है क्लोथ। वीवर को धागा मर्चेंट देता है और बदले में वीवर उसे क्लोथ बना के रिटर्न करता है। सेकेंड, वीवर्स आर पुअर एंड दे हैव टू बोरो मनी एट ब्लैंक इंटरेस्ट रेट्स टू बाय ब्लैंक। सो जो वीवर्स होते हैं वो गरीब होते हैं और उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं एट ब्लैंक इंटरेस्ट रेट टू बाय ब्लैंक। सो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं ताकि वो लूम्स खरीद पाए। लूम्स मतलब वो मशीनें जिनसे वीविंग करी जा सके। सो वो मशीनें खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर ब्लैंक। सो कोई गारमेंट फैक्ट्री होती है, कपड़े की फैक्ट्री होती है, वहाँ वर्कर्स के वेजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं? सो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी, काबिलियत, वह उतने ही उसको सैलरी। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द ब्लैंक ऑफ कॉटन टू द बायर एट द ब्लैंक। सो ये जो मार्केट की जो चेन है, जो भाई इससे इसके पास गया, इससे इसके पास गया, इससे इसके पास, द चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द ब्लैंक ऑफ कॉटन। सो ब्लैंक मतलब प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन को लिंक करती है, कड़ी बनाती है, टू द बायर मतलब बायर से उसकी कड़ी बनाती है, एट द ब्लैंक, सो एट द सुपर मार्केट। सो मार्केट चेन क्या है? मार्केट चेन लिंक करती है कॉटन के प्रोड्यूसर से सुपर मार्केट के बायर को। फिफ्थ, द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस मेड ब्लैंक इन द मार्केट। सो जो बिजनेस पर्सन्स आते हैं वो हमारे देश में ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत हैवी प्रॉफिट कमा के जाते हैं, हमारे देश की सस्ती चीज़ें खरीद के वहाँ जाके महंगी महंगी बेचते हैं। सो ह्यूज प्रॉफिट्स। सो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है एमसीक्यू के बाद। उसके बाद हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स देखते हैं। सो राइट टी ट्रू और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सो सबसे पहला है, वुमन वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस इन द गारमेंट फैक्ट्रीज। कपड़ों की फैक्ट्रीज पे जो औरतें होती हैं उनको सही तनख्वाह नहीं मिलती है, जो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये सही बात है कि गलत? तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सही बात है कि जो औरतें होती हैं फैक्ट्रीज में उन्हें कुछ खास वेजेस या कुछ खास फायदा नहीं मिलता। सेकेंड, द गारमेंट एक्सपोर्टर्स अर्न मोर देन वीवर्स। जो गारमेंट कपड़ा बेचने वाले हों वीवर से भी ज़्यादा कमाते हैं। सो दिस इज फॉल्स। वीवर तो बहुत कम कमाता है इन फैक्ट्री वालों से। गारमेंट एक्सपोर्टर से तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स गारमेंट एक्सपोर्टर ज़्यादा कमाते हैं। हाँ सही बात है, गारमेंट एक्सपोर्टर ज़्यादा कमाते हैं, ऑब्वियसली सही बात है। वीवर कम ही कमाता है, ट्रू, ठीक है। सो गारमेंट एक्सपोर्टर्स अर्न मोर देन द वीवर। वीवर से ज़्यादा कौन कमाता है? गारमेंट एक्सपोर्टर, मतलब कपड़े खरीदने वाले ज़्यादा कमाते हैं। कपड़े बाहर भेजने वाले, जो कपड़े बाहर भेजते हैं देश के, सो वो व्यापारी ज्यादा कमाते हैं। ट्रू ट्रू। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन इन टाइम इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर्स। सो जो बड़ी बड़ी गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती हैं, जो गारमेंट के एक्सपोर्टेशन का काम करती हैं, कपड़े एक जगह से दूसरी जगह भिजवाती हैं, सो वो अपने जो वर्कर से काम टाइम से लेने के लिए, वही टाइम से वर्कर काम करके थे उसलिए क्या करती हैं? So in order to get the time work done in time, they increase the wages of the workers. So वो workers की सैलरी से बढ़ा के रख देते हैं। So fourth number, स्वप्ना was happy because the local trader gave a good price for her cotton. स्वप्ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उस ट्रेडर ने, उस साहूकार ने उसको अच्छा प्राइस दिया था उसके कॉटन का। सो दिस इज फॉल्स थिंग। उसे बिल्कुल बुरा प्राइस मिला था, बैड प्राइस मिला था उसकी कॉटन का। सो इट इज यूजुअली द रिच एंड पावरफुल हु गेट मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट। सो सबसे ज्यादा मार्केट में कमाई किसकी होती है? जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं की मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई होती है, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रू और फॉल्स, और ये भी लिखना है आपको आपकी नोटबुक के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे मैच ए विद बी। मैच द आइटम्स गिवन कॉलम ए विद दोस गिवन इन कॉलम बी। सो कॉलम ए और कॉलम बी के आपको मैच करने हैं। सो कॉलम ए, पुटिंग आउट अरेंजमेंट। सो पुटिंग आउट अरेंजमेंट किस किस के बीच में होता है? मेक्स वीवर्स डिपेंडेंट ऑन द क्लोथ मार्केट। सो ये जो वीवर्स हैं वो एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं पूरा क्लोथ मर्चेंट्स पे। क्लोथ जो मर्चेंट्स होते हैं, कपड़े व्यापारी होते हैं, उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेकेंड नंबर, वीवर्स कोऑपरेटिव। सो वीवर कोऑपरेटिव का काम क्या है? वीवर कोऑपरेटिव रिड्यूस वीवर्स डिपेंडेंस ऑन क्लोथ मर्चेंट्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीवर कोऑपरेटिव्स बनेंगी, सो ये जो वीवर्स हैं क्लोथ मर्चेंट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, बट ऐसा होगा नहीं, ये बहुत करना मुश्किल बात है।
नेक्स्ट इरोड्स क्लॉथ मार्केट, इरोड्स क्लॉथ मार्केट के साथ किसको मैच करोगे? सो इरोड क्लोथ, ये जो इरोड क्लॉथ मार्केट है ये हफ्ते में 2 बार ही लगता है, ठीक है, सो बाय वीकली। फिर कोऑप्टेक्स, कोऑप्टेक्स वर्ड कहाँ सुना? हमने पढ़ा था, कोऑप्टेक्स मतलब स्टोर्स, ठीक है, सो कोऑप्टेक्स मतलब स्टोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स एट इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री, जो ये कपड़े की फैक्ट्री होती है, सो सबसे ज़्यादा कौन सा वर्कर कमाता है इस कपड़े की फैक्ट्री में? सो टेलर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये था हमारा मैच विद बी, ये भी लिखना है आपको नोटबुक के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हु वॉज स्वप्ना, स्वप्ना कौन थी? सो आंसर इज स्वप्ना वॉज अ स्मॉल फार्मर ग्रोइंग कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। सो स्वप्ना कौन थी? स्वप्ना छोटी सी फार्मर थी जो कि कॉटन उगाती थी, अपने जमीन के छोटे से टुकड़े पे ही कॉटन उगा लेती थी। सो सेकेंड नंबर, वाई डिड स्वप्ना टेक लोन फ्रॉम द लोकल ट्रेडर? स्वप्ना ने जो लोकल ट्रेडर है, जो लोकल व्यापारी है, उसे लोन क्यों लिया? सो शी टुक लोन फ्रॉम द लोकल ट्रेडर टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। सो स्वप्ना ने लोकल ट्रेडर से इसलिए उधार ली ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीद पाए कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, कॉटन को उगाने के लिए। थर्ड, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द ट्रेडर एग्री टू गिव लोन टू स्वप्ना? सो ट्रेडर ने जब स्वप्ना को लोन दिया तो ट्रेडर ने अपने कंडीशन क्या रखी, क्या रूल्स रखे? सो ही एग्रीड टू गिव लोन टू स्वप्ना ऑन अ कंडीशन दैट शी वुड सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। एक ही कंडीशन पे उसने कहा मैं लोन दूंगा कि तू अपनी सारी की सारी कॉटन मुझे ही बेचने आएगी, बाजार में नहीं जाएगी, मेरे को ही बेचने आएगी। फोर्थ नंबर, व्हाट इज पुटिंग आउट अरेंजमेंट? सो ये पुटिंग आउट वर्ड हम बहुत सुन रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पुटिंग आउट अरेंजमेंट? अंडर पुटिंग आउट अरेंजमेंट द क्लॉथ मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल टू द वीवर्स एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो पुटिंग आउट अरेंजमेंट में क्लॉथ मर्चेंट कच्चा माल देते हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल वीवर्स को देते हैं और बाद में वो वापस सब अरेंज करके फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट अंडर पुटिंग आउट अरेंजमेंट क्लॉथ मर्चेंट्स रिप्लाई द कॉटन मटेरियल्स सब द रॉ मटेरियल्स टू वीवर्स एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हु आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन द एम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री? सो एम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री जो कि हमने पढ़ा था एक जगह की फैक्ट्री, दिल्ली की शायद। सो यहाँ ये जो कपड़े की फैक्ट्री है वहाँ कितनी औरतें काम करती हैं, सर्विस करती हैं? सो दे आर वुमन, सब औरतें। सो सारी औरतें, सारी की सारी औरतें इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ले लेती हैं, सैलरी फीस भर के। वो फीस क्यों भरेंगी? फीस नहीं भरती, मीन्स दे टेक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो वहाँ पे रोजगार ढूंढ लेती हैं, नौकरी ढूंढ लेती हैं, उन्हें मालिक रख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, व्हाट डू वुमन वर्कर्स डू इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री? सो ये औरतें इतनी सारी जो रखते हैं, फैक्ट्रीज वाले रखते हैं, सो आखिर ये औरतें करती क्या है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री के अंदर? सो दे डू थ्रेड कटिंग, धागा काटती हैं, बटनिंग, बटन्स लगाती हैं, आयनिंग, प्रेस भी करती हैं, पैकेजिंग भी करती हैं। सो फैक्ट्री पे औरतें क्या क्या काम करती हैं? गारमेंट फैक्ट्री में औरतें थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयनिंग और पैकेजिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो क्वेश्चन 7 पूछ रहा है, whom does the garment exporting factory export the shirts to? सो ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, ये जो मतलब जिस फैक्ट्री में शर्ट्स बने, सो ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो कहाँ शर्ट्स बेचती है, कहाँ एक्सपोर्ट करती है? सो द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री एक्सपोर्ट द शर्ट्स टू फॉरेन बायर्स। सो ये जो बड़ी बड़ी गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती हैं, गारमेंट कपड़ा बेचने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, सो ये जो हैं ये जो शर्ट्स हैं किसको एक्सपोर्ट करती हैं? फॉरेन बायर्स को, ठीक है।
इसी के साथ आई एम एंडिंग माई दिस चैप्टर। एक्चुअली होल चैप्टर इज ओवर नाउ। हमने टेक्स्ट बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, अंदर वाले, बैक एक्सरसाइज सब कुछ किया और अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to write properly in good handwriting and WhatsApp me the entire thing. Thank you.